आप इसको किस नजर से देखते हैं? आप जब जब पद के इतिहास को देखने की कोशिश करते हैं तो क्या नेहरू को इसलिए भुला दिया जाएगा क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च उनकी फोटो नहीं छाप रहा है, या कर्नाटक वाले जो है उनके फोटो छापने से परहेज कर रहे हैं? क्या इससे उनका मूल्यांकन कम हो जाएगा और इससे क्या दूसरे लोगों का मूल्यांकन बढ़ जाएगा? मैं मुदगल साहब की बात से ही थोड़ा शुरू करूंगा। उन्होंने विवेकानंद का जिक्र किया और विवेकानंद की जाति से लेकर के, मैं इसका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन वो जिस जाति से आते हैं वो आरएसएस की अपनी आइडियोलॉजी में एक तो फिट नहीं होता है, नंबर एक। नंबर दो, विवेकानंद जिस हिंदू धर्म को लेकर के बात करते हैं, सीए और एनआरसी का जब आंदोलन चल रहा था उस समय उनके शिकागो के भाषण को बहुत कोट किया जा रहा था और उन्होंने जो वहां पे कहा था कि मैं उस धरती से आया हूं कि जिसने तमाम धर्मों को संरक्षण प्रदान किया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कोटेशन है विवेकानंद का, जो उनका अपना आइडिया ऑफ इंडिया है, विवेकानंद कहते हैं कि एक इस्लामी शरीर में वेदांतिक मस्तिष्क वाला हमको भारत चाहिए। ये फिट नहीं होता है आरएसएस के थ्रू। और वहां से चल करके आप आइएगा नेहरू के यहां, तो जो आज हो रहा है, एक तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये कोई अचानक ऐसा नहीं हो रहा है। ये फप्तियां और इस तरह की ट्रोलिंग उस जमाने में भी होती थी। हाँ, ये जरूर है कि अब पैटर्न उसका बदला है। अब आप सोशल मीडिया से लेकर के दूसरे ढंग से ट्रोलिंग होती है। उस समय गांधी जी की अगर हम बात करें तो गांधी जी को चिट्ठियां भेजी जाती थी, उनको फोन किए जाते थे, उनके घर के सामने से लोग गुजरते हुए गालियां बकते थे और ये कहते थे, मैं शिष्ट भाषा में कह रहा हूं, कि ये बुढ़ा मर क्यों नहीं जाता। और फिर जो हुआ कि 5वां जो अटैक था उसने गांधी की हत्या की। और आपको याद होगा कुछ साल पहले संभवतः कर्नाटक के एक आरएसएस के नेता ने कहा था कि गॉडसे ने गलती की गांधी को मारकर, उसे नेहरू की हत्या करनी चाहिए थी। क्योंकि आज आरएसएस के सामने सबसे बड़ी बाधा माने उस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लिए नेहरू हैं। और नेहरू इसलिए हैं कि जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात अभी मुदगल साहब ने की, एक सेकुलर प्रोग्रेसिव भारत जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला हो, और वो खुद प्रधानमंत्री होने के बाद मुझे याद आ रहा है कि एक फ्रांसीसी लेखक ने जब उनसे पूछा, एंड्रे मेलरॉक्स ने, कि आपके सामने प्रमुख समस्या क्या थी, तो उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें 2 बातें वो कहते हैं कि एक तो न्यायपूर्ण साधनों द्वारा एक समता मूलक समाज का निर्माण, एक ये समस्या, और दूसरा नेहरू कोट कर रहे हैं कि शायद एक धार्मिक देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण। और वो नेहरू हैं जो आजादी के आंदोलन में 9 साल से ज्यादा जेलों में रहते हैं, और जेलों में रहने के दौरान वो जो करते, मैं आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो, विश्व का इतिहास हो, बेटी के नाम पत्र हो, और मैं तो देख रहा था कि चूंकि मैं लिटरेचर का विद्यार्थी हूं जी, प्रेमचंद अनुवाद करते हैं नेहरू के इंदिरा को लिखे गए पत्रों का। सज्जाद जहीर ने जब प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्षता के लिए प्रेमचंद को संपर्क किया तो उन्होंने जो 2 नाम सुझाए थे उसमें एक नेहरू का था, एक जाकिर हुसैन का था। गांधी जी ने जो भारतीय साहित्य परिषद बनाई थी उसमें प्रेमचंद भी थे और नेहरू भी थे। दिनकर के साथ जो उनके रिश्ते हैं, और साथ ही साथ खुद दक्षिणपंथी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के बहुत सारे, बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो नेहरू कहते थे कि हमारे कैबिनेट के ये डायमंड है। तो वो जो नेहरू हैं जो लगातार सेकुलरिज्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, सॉरी जो सांप्रदायिकता है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। 1952 का जो पहला इलेक्शन है नेहरू का, वो जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो दत्त ब्रह्मचारी नाम का वो हिंदुत्ववादी व्यक्ति है जिसने खुल करके हिंदू कोड बिल का विरोध किया था, और उसे रामराज्य परिषद, हिंदू महासभा और जनसंघ तीनों का समर्थन प्राप्त था। और वो प्रोवोक कर रहा था नेहरू को कि आइए, आपने जो हिंदू परंपराओं का विकृत किया है हम उस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन नेहरू उस पर कोई बहस नहीं करते, और जब पहला इलेक्शन जीतते हैं तो उन्होंने जो कहा था कि ये
सांप्रदायिकता के खिलाफ ये पूरा जनमत है। और मुझे लगता है कि वो जो जनमत नेहरू ने हासिल किया था, आज की परिस्थितियां कमोवेश वैसी ही हैं। और आज भी चाहे वो आरएसएस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो नेहरू के आइडिया ऑफ इंडिया से और उनकी पर्सनालिटी से आज भी उसी तरह से जूझ रही है और उनके पर्सनालिटी को खत्म नहीं कर पा रही। बिल्कुल।